हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने इसका क्लियर कर दिया था, आप लोगों को याद होगा। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने इन डिटेल फॉरवर्ड और फ्यूचर्स क्या होते हैं, दोनों ही डेरिवेटिव्स होते हैं, दोनों ही टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, उसको इन डिटेल हमने कवर किया हुआ था। ठीक है, आपको ये पता होगा। एक बार फिर से मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कस्टमाइज्ड होता था और फ्यूचर क्या होता था, स्टैंडर्डाइज्ड होता था, राइट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था वो ओवर द काउंटर होता था। ओवर द काउंटर होने का मतलब क्या है कि दो पार्टीज़ के बीच में होती थी, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे के सामने बैठते थे, राइट। वेरएस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या था, स्टैंडर्डाइज्ड था, ठीक है, और वो एक्सचेंज पे ट्रेड करता था, राइट। बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, ठीक है। बेसिकली जो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, रिस्क को हेज करने के लिए करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस करने से, ठीक है। आज के इस टॉपिक में जैसा कि आपने हेडिंग पढ़ लिया होगा, क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को तो लॉन्च किया गया बेसिकली रिस्क को हेज करने के लिए, बट इसके साथ एक और दिक्कत आ गई, ठीक है। और वो दिक्कत क्या थी, क्रेडिट रिस्क। उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बायलैटरल का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। बायलैटरल मतलब सिर्फ दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड हेंस दे आर एक्सपोज टू काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या हुआ कि उसमें से कोई एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट आपने पढ़ा होगा। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू पे द लेंडर, राइट, व्हाट, इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है जिसमें जो दूसरी वाली पार्टी है वो काफ़ी सीवियर लॉस में जाने लगता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा उसको कि वो उसके जो ऑब्लिगेशंस थे, जो पैसा उसको वापस करना था, या तो इंटरेस्ट था या तो प्रिंसिपल था, या जो भी पैसा, जो भी एग्रीमेंट था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, उसको वो पे करने में इनकैपेबल हो जाए, ठीक है, तो वहाँ वो सिचुएशन अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें देखा गया था। समझते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आया, ठीक है, और वही आपको एग्जाम में एक्सप्लेन भी करना है। क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्रेडिट रिस्क आपको पता लग गया, इट इज़ द risk arised when the borrower is incapable to pay the interest and principal or the obligation to the lender, right। वहाँ पे क्रेडिट रिस्क आता है, उसी को डिफॉल्ट रिस्क भी आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब देखो, इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द पार्टीज टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, और दूसरी पार्टी क्या होगा, शॉर्ट पोजीशन करेगा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाई करना, और शॉर्ट का मतलब सेल करना। ये भी पिछले सेमेस्टर में मैंने पढ़ा दिया है, इसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें चूंकि दो पार्टीज होती हैं, तो दोनों पार्टी, ऐसा तो नहीं कि दोनों पार्टीज बाई करना चाहें, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए, तो एक कोई बायर होना चाहिए तो दूसरा सेलर होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों बाई करना चाहते हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करें, नहीं, अपोजिट चीज़ें होनी चाहिए, राइट। एक सॉकेट होता है और जॉइंट होता है, तो दोनों कपलिंग कब होती है, जब देयर इज अ स्पेस, राइट। सो दैट मीन्स देयर शुड बी एन अपोजिट पोजिशन, राइट। द अदर पार्टी assumes a short position by agreeing to sell the same asset at the same date for the same specified price, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में या डेरिवेटिव्स में क्या होता है, कि एक्सपायरी डेट होता है, राइट, एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है, वो डिटरमाइन किया जाता है, राइट। इसको एग्जांपल से समझेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब सपोज देर आर टू पार्टीज़, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए इंडिया में है, मिस्टर बी अमेरिका में है। मिस्टर ए जो है वो इंडियन इंपोर्टर है। इंपोर्टर क्या करते हैं, बाहर से फॉरेन से सामान इंडिया में मंगाते हैं, राइट, और एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं, जो भी बाहर सामान बेचते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए मोटर पार्ट्स मिस्टर बी से अमेरिका से मंगाया, राइट। अब मोटर पार्ट्स तो मंगा लिया, अब एक्सचेंज में क्या देना पड़ेगा, इनको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा रुपीज़ में देना पड़ेगा या डॉलर में देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स डॉलर में देना पड़ेगा, बिकॉज मिस्टर बी कहाँ का है, अमेरिका का है, और अमेरिका में डॉलर चलता है, राइट। तो मिस्टर ए को डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट।
अब देखो ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये सामान इसने ऑर्डर किया सेम डे उसको मिस्टर ए को मिस्टर बी को डॉलर पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, राइट। सामान आने में टाइम लगता है, अमेरिका से इंडिया आने में सामान टाइम लगेगा, राइट। सामान आ गया, उसकी काउंटिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी कि सारा सामान सही है या गलत है, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। तो हो सकता है कि मान लो 1 महीना लग जाए या 2 महीने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे देखेंगे आगे कि 180 दिन का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों इंटर करेंगे, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि $10,000 वर्थ का सामान आया है मिस्टर ए के पास जो मिस्टर बी ने भेजा है, राइट। और मिस्टर ए को $10,000 मिस्टर बी को देना है, राइट। अब देखो डॉलर देना है और डॉलर इंडिया में क्या चलता है, रुपीस चलता है, राइट। तो हमें आज के दिन तो पता होना चाहिए ना कि भाई $1 में कितना रुपीस आता है, ठीक है। तो वो देख लो, करंट एक्सचेंज रेट जो है वो सपोज $1 जो है वो 83 रुपीज़ के बराबर है अभी, राइट। अब ये जो पेमेंट करना है मिस्टर ए को मिस्टर बी को, राइट, मिस्टर ए को जो पेमेंट करना है $10,000 का जो मिस्टर बी को मिलेगा, ठीक है, वो सपोज मान के चलो कि ये 180 दिनों के बाद करना है, ठीक है। तो अब जब 180 दिनों के बाद करना है तो ये जो एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज़, क्या ये वही रहेगा? ज़रा सोच के रखो। करेंसी रेट क्या होता है, ये या तो अप्रिशिएट होता है या तो डेप्रिशिएट होता है, ये ऊपर नीचे होते रहता है, राइट। तो यहाँ एक रिस्क है, यहाँ एक रिस्क था, इसने इंपोर्ट तो किया है बट सेम टाइम पे पैसा नहीं दिया है, इसको पेमेंट करनी है 180 दिनों के बाद। एक सिचुएशन सोचिए कि अगर ये $1 कितने का हो जाए, $1 महंगा हो जाए आपका और $1 इज इक्वल टू 90 रुपया हो जाए, तो मिस्टर ए को कितना नुकसान होगा, राइट। टोटल $10,000 मिस्टर बी को देना था और $1 को अगर आज के डेट में पेमेंट करता तो सिर्फ 8,30,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती मिस्टर ए को, और वो इसका पूरा $10,000 का पेमेंट मिस्टर बी को हो जाता, राइट। बट अगर ये 90 हो गया, ठीक है, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो कहाँ 8,30,000 और कहाँ सिर्फ 9 लाख, ठीक है। तो अब ये जो रिस्क है जो कि डॉलर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो ये मिस्टर ए को रिस्क है कि 180 दिनों के बाद अगर अचानक से डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो मुझे ज़्यादा रुपीज़ खर्च करने पड़ जाएंगे, राइट। प्राइस तो मैंने उस टाइम पे जो मंगाया था वो 88,30,000 का मंगाया था, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 लाख देना पड़ जाए, 9,50,000 देना पड़ जाए, राइट। तो ये एक रिस्क है, राइट। तो वही एक एग्जांपल लिया है गया, सपोज 86 रुपये हो जाए $1, ठीक है। मिस्टर ए विल हैव टू पे मोर टू मिस्टर बी, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? अभी रिस्क नहीं है, अभी सिर्फ रिस्क है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क की बात करेंगे कि कैसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कौन डिफ़ॉल्ट करने के सिचुएशन में आएगा, राइट, ठीक है। अब देखो मिस्टर ए जो है इंडियन इंपोर्टर, वो क्या करेगा, वो जो रिस्क था, जो प्राइस बढ़ रहा था डॉलर का, ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक मिस्टर सी को ढूंढेगा, ठीक है। मिस्टर सी कैसा होगा? अब देखो मिस्टर ए को क्या डर लग रहा था कि डॉलर का प्राइस बढ़ ना जाए, राइट। तो इसको ऊपर जाने से खतरा है, ठीक है। और मिस्टर सी एक ऐसा आदमी होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है तो अपोजिट पोजीशन होना चाहिए, एक बायर होगा तो दूसरा सेलर होगा। मिस्टर सी को क्या लगेगा कि डॉलर का प्राइस घट जाएगा तो फिर इस मिस्टर सी के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक 180 डे कॉन्ट्रैक्ट में एट द रेट ऑफ $1 84 रुपीज़ में एक डील को साइन करेंगे, ठीक है। सिर्फ दो ही पार्टी है, मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच की बात हो रही है, राइट। अब मिस्टर ए को क्या दिक्कत है? मिस्टर ए को दिक्कत ये है कि अगर $1 86 रुपये हो जाए, $1 90 रुपीज़ हो जाए तो मिस्टर ए को दिक्कत है। मिस्टर ए नहीं चाहता कि डॉलर का प्राइस बढ़े ऊपर, ठीक है। सिमिलरली मिस्टर सी नहीं चाहेगा कि डॉलर का प्राइस क्या हो, घटे, राइट। तो दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर किया, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, 180 दिनों के बाद मिस्टर सी से $10,000 खरीदेगा एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज़, और मिस्टर सी को वो सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सपोज टुडे एक्सचेंज रेट इज़ $1 83 रुपीज़, ये आपको पता है, ठीक है। आफ्टर 30 डेज, अभी 180 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, 30 डेज में क्या हुआ, $1 85 रुपये का हो गया, ठीक है। अब मिस्टर ए खुश होगा या नाराज़ होगा, बताइए। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे $1 84 रुपीज़ के हिसाब से ही चाहिए मिस्टर सी से, ठीक है, मिस्टर सी से चाहिए, राइट।
तो अब तो मिस्टर ए खुश होगा कि चलो भाई अगर प्राइस बढ़ भी रहा है ना तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सी से साइन किया हुआ है जिसमें मिस्टर सी मुझे $1.84 के हिसाब से ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर ए तो खुश होगा बट मिस्टर सी जो होगा वो अब परेशान हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर सी किस लिए परेशान होगा कि मिस्टर सी को अब $1 जो है वो किस हिसाब से सेल करना पड़ेगा, $84 के हिसाब से ही सेल करना पड़ेगा, वेर एज वो मार्केट में उसको अगर चाहते तो ₹85 के हिसाब से सेल कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए अभी फ़ायदे में जा रहा है और मिस्टर सी अभी नुकसान में जा रहा है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फर्दर 60 दिन के बाद सिचुएशन क्या हो गया, ₹87 चला गया। ठीक है, मिस्टर ए तो और खुश हो जाएगा बट मिस्टर सी और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब इनको $1.84 के हिसाब से मिस्टर ए को देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर चाहते तो मार्केट में $1.87 के हिसाब से ये सेल कर सकते थे मिस्टर सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मिस्टर ए तो खुश है बट मिस्टर सी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, मिस्टर सी को अगर नुकसान हो रहा है तो मिस्टर सी क्या ये नहीं कर सकता कि मिस्टर सी इस जो एग्रीमेंट है इसको कब फुलफ़िल करना है, इसको तो 180 दिनों के बाद फुलफ़िल करना है, राइट। इस ऑब्लिगेशन को 180 दिनों के बाद फुलफ़िल करना है और सिचुएशन तो ये 30 दिन और 60 दिन के बाद ही ऐसी हो जा रही है सिचुएशन। ठीक है, तो चांसेस हैं कि मिस्टर सी क्या करे, इस सिचुएशन में बोल दे कि नहीं भाई मुझे ये डील पसंद नहीं है और मैं इसको फुलफ़िल नहीं करूँगा। ठीक है, एंड दिस सिचुएशन विल बी नोन एज द डिफ़ॉल्ट रिस्क। दिस सिचुएशन विल बी नोन एज व्हाट, डिफ़ॉल्ट रिस्क। ठीक है, अभी समझ में आया कि क्रेडिट रिस्क जो एसोसिएटेड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि उसमें क्या हो रहा है, ये जो मिस्टर सी है वो डिफ़ॉल्ट करना चाहेगा बिकॉज इसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, तो मिस्टर सी चुपचाप से गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ दो ही पार्टी थे और जिस एक पार्टी को नुकसान होने लगता था वो पार्टी डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस उसके बढ़ जाते थे। ठीक है, देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन बाय आइदर ऑफ द पार्टीज बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज टू सेटल ऑन द एक्सपायरी डेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो 180 दिनों के बाद सेटल होना था और जिस अगर मिस्टर सी को दिख गया कि भाई 30 दिन और 60 दिन में यही हिसाब किताब होने लगा है, मुझे काफ़ी लॉस है, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, राइट। ठीक है, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय द पार्टी हु इज इन लॉसेस। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्रेडिट रिस्क जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड था वो क्या था। ठीक है, फंडामेंटल इसका आप समझ जाइएगा तो इसको चीज़ों को ढंग से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, हेंस दे आर एक्सपोज टू काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, और उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, हाउ डिफॉल्ट रिस्क इज अवॉइडेड इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये जो दिक्कत आ रही थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आपने पीछे देखा है, मिस्टर सी जो गायब होने लग रहा था, जिसको नुकसान होने लग रहा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती थी, इसमें एक तीसरी पार्टी बीच में आ जाती थी जिसको हम लोग बोलते थे क्लियरिंग हाउस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, मिस्टर ए एंड मिस्टर सी, अगेन द सेम एग्जाम्पल, ये कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। ठीक है, मिस्टर ए कौन होगा? बायर होगा, और मिस्टर सी सेलर होगा। आपको पता है कि अपोजिट बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। बायर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सेलर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मैं निफ्टी इंडेक्स का एग्जांपल लूँगा। ये दोनों एक 1 मंथ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 18,800 प्राइस, लॉट साइज 75 लॉट साइज पहले मैंने फिक्स्ड कर दिया बिकॉज आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। ठीक है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये पहले से डिसाइडेड होगा कि भाई इसका लॉट साइज 75 का होगा। ठीक है, तो ये निफ्टी इंडेक्स है जिसका ये लोग बेट कर रहे हैं। मिस्टर ए क्या कह रहा है मिस्टर सी से कि 1 महीने बाद
मैं निफ्टी को 18,800 पे आपसे खरीदूंगा, ठीक है। और मिस्टर सी क्या बोल रहा है, ठीक है, 1 महीने बाद मैं आपको निफ्टी 18,800 में सेल करूंगा, ठीक है, 1 महीने बाद। क्लियर है। और अभी जो निफ्टी का प्रेजेंट प्राइस है वो 18,750 है, ठीक है। ये अंडरलाइंग है आपका, और ये क्या है, ये आपका डेरिवेटिव है जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपको पता है कि डेरिवेटिव्स आर दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यूज आर डेराइव्ड फ्रॉम दी अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। प्राइस ये चल रहा है और ये लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये 1 महीने बाद का प्राइस होगा, ठीक है। इस प्राइस पे मिस्टर ए खरीदेगा और मिस्टर सी इसी प्राइस पे मिस्टर ए को सेल करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो आफ्टर 1 डे, ठीक है, आफ्टर 1 डे ये प्राइस जो हो गया, जो अभी 18,750 था आज के डेट में, कल को मान लो ये 18,850 हो गया, 18,000 कितना हो गया, 850 हो गया। तो फायदा किसको होगा बताइए, फायदा किसको होगा, फायदा हो जाएगा मिस्टर ए को, राइट, क्योंकि मिस्टर ए ने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर सी के साथ साइन किया है, जिसपे मिस्टर ए को ये कॉन्ट्रैक्ट 18,800 में ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी करंट प्राइस क्या हो गया, 18,850। दैट मीन्स मिस्टर ए मिस्टर सी से 18,800 में खरीदेगा और इस प्राइस में चाहे तो मार्केट में इसको सेल कर सकता है, तो इसको 50 रुपये का फायदा हो जाएगा, राइट। तो मिस्टर ए जो होगा वो यहाँ से मिस्टर सी से खरीद के, और यहाँ पे चूंकि 1 दिन के बाद का प्राइस ये है, तो ये तो किसी को सेल कर सकता है, राइट। तो सेल कर देगा तो 50 रुपये का फायदा हो जाएगा, इनटू लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देगा, तो टोटल मिस्टर ए का प्रॉफिट 3,750 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही, अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, एक पार्टी को अगर फायदा होता है तो दूसरे पार्टी को नुकसान होगा, और वो उतना ही होगा। मिस्टर सी को कितना लॉस हो गया, ठीक है। मिस्टर सी ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था सेल करने को 18,800 पे, राइट। तो मिस्टर सी कहाँ से सेल करेगा, पहले कहीं से बाई करेगा तब तो सेल करेगा ना, तो उसको बाई करना पड़ेगा इस रेट में, ठीक है। और बाई ज़्यादा रेट पे करेगा वो, राइट, और सेल कम रेट पे करेगा। तो अगर बाई ज़्यादा रेट पे कर रहा है और सेल कम रेट पे कर रहा है तो नुकसान का सौदा है, राइट। तो मिस्टर सी को लॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिस्टर सी को जब लॉस होने लगेगा, तो याद करो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, जो लॉस होने लगता था वो चुपचाप से गायब हो जाता था, डिफॉल्ट कर जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसको इंप्रूव करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अब ये मिस्टर सी यहाँ से गायब ना हो जाए, मिस्टर सी यहाँ से भाग ना जाए, ठीक है। यहाँ पे एक बीच में एक पार्टी आ गई जिसको हम लोग बोलेंगे क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ये इंश्योर करेगा कि भाई मिस्टर ए आप घबराइए नहीं, मैं अभी बीच में हूँ, मिस्टर सी अभी कहीं नहीं भाग सकता है, ठीक है। उसके लिए आप दोनों लोगों को, जिस दिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं, आप दोनों लोगों को मुझे मार्जिन मनी देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग पहले ही मार्जिन मनी दीजिए, उसके बाद इस डील में इंटर कीजिए, ठीक है। उस डील में इंटर होने का परमिशन आपको तभी मिलेगा, राइट। तो पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने में कि पहले क्लियरिंग हाउस दोनों पार्टी से, ठीक है, दोनों पार्टी से मार्जिन मनी लेता है। और मार्जिन मनी कैसे डिसाइड होगा, मार्जिन मनी डिसाइड होगा प्राइस, जिस प्राइस पे वो लोग बेट कर रहे हैं, इनटू लॉट साइज इनटू 10%, ठीक है। अब ये 10% की जगह पे 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ओवर द अंडरलाइंग कि उसमें रिस्क कितना है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, राइट। अगर काफ़ी वोलाटाइल है तो ये 15% भी हो सकता है, और अगर कम वोलाटाइल है तो ये 5% भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको यही समझ के चलना है कि 18,800 प्राइस पे ये लोग बेट कर रहे हैं, लॉट साइज 75 है और 10% मार्जिन मनी है, तो दोनों पार्टी से 1,41,000 क्लियरिंग हाउस ले लेगा पहले ही, राइट। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 दिन के बाद ये प्राइस हुआ, राइट, तो उस दिन के बाद क्या करेगा, मिस्टर ए विल बी पेड ₹3750, क्योंकि ये इसका प्रॉफिट हुआ था बाय द क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस इनको 3,750 रुपया उसी दिन शाम को दे देगा, ठीक है। और इनसे मिस्टर सी विल बी चार्ज, इससे इतना पैसा ले लेगा सेम डे, ठीक है। अगले दिन का वेट नहीं करेगा, सेम डे, बिकॉज अगले दिन क्या चांस, ये भाग सकता था ना, ठीक है। सेम डे क्या करेगा, जो भी पैसा लिया है इनसे सी से पहले मार्जिन मनी, उसी में से इनको पैसा दे देगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। डेली बेसिस पे जो कैश का जो सेटलमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, ठीक है।
इसी को मार्क टू मार्केट सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ से 1,41,000 से जो 3,750 रुपया चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ तो इनसे मिस्टर सी से फिर पैसा मांगा जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि आप अपना 1,41,000 मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो हर वक्त क्लियरिंग हाउस मार्जिन मनी को मेंटेन करते रहता है और इससे जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है उसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये खूबी थी इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कि क्लियरिंग हाउस बीच में आ गया और जिसने मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट लगा दी और जिससे डिफ़ॉल्ट के चांसेस घट गए और इसमें मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे सेटलमेंट होने लगा, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा। ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज अ क्लियरिंग हाउस दैट गारंटीज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पार्टी। अ क्लियरिंग हाउस एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी between the two parties in a future contract. When a future contract is created, the clearing house becomes the buyer to every seller and seller to every buyer, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मार्जिन मनी को भी मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ये नोट्स आपको एग्ज़ाम में लिख के आने हैं, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हाउ डिफ़ॉल्ट रिस्क इज़ अवॉइडेड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर वन इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। फंडामेंटल काफ़ी ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा जो डिफरेंस है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का वो भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप इसको आसानी से एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कुछ अभी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।